कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है, भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डंलप गद्दा पे लौटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85%, 15%, ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नंबर गिन रही थी। यह नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है, उसको कोरोना हो गया है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है। वो एक नंबर नहीं है। उस इंसान के भीतर भावनाएं हैं, उस इंसान का वजूद है, उस इंसान का इतिहास है, उस इंसान की विरासत है, उस इंसान की पहचान है। वो एक नंबर नहीं है। वोटों के इस खेल ने, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पे रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा। इस बात पे सहमति हुई थी। हमने जो संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार की, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, सबके वोट बराबर किए गए, महिला पुरुष के वोट बराबर किए गए। आप सब इस बात को जानते हैं। आज भी आपके और हमारे घरों में महिलाओं के अधिकार बराबर नहीं हुए हैं, लेकिन संविधान ने महिलाओं का अधिकार बराबर करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा वोट एक है और मेरी माताजी का वोट आधा है, उनका वोट भी एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे भैया का वोट एक है और मेरी दीदी का वोट आधा है। ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि चापलूसी से पद मिलता है, संघर्ष से अधिकार मिलता है। किसी भी सूरत में हमको संघर्ष नहीं भूलना है। और ये जो आज हमको मिला है, ये हमको लोगों की कुर्बानियों के बदौलत मिला है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा करता था, परोपकारी वृक्ष। परोपकारी वृक्ष की कहानी यह है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान एक आम का पेड़ लगा रहा था। तो एक नौजवान आदमी उससे पूछता है, करे साहब क्यों पेड़ लगा रहे हैं? आप तो मर जाएंगे, इसका फल भी नहीं खा पाएंगे। तो उस बुजुर्ग इंसान ने उस नौजवान को जवाब दिया, बेटा, मेरे बाप दादों ने जो पेड़ लगाए थे उसका फल मैं खाया, मैं ये पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं। सवाल जब हम उठा रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिस विरासत को बचाने की कोशिश की गई, जिन अधिकारों को सुरक्षित किया गया, उस अधिकारों को बचाना इसलिए जरूरी है कि उसका फायदा जो हमको मिला है, हमारी आने वाली पीढ़ी का यह हक है कि उससे ज्यादा फायदा उसको मिले, और वो फायदा उनको मिले, वो फायदा हम उनके लिए सुनिश्चित कर सकें। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है। वरना यह सवाल आने वाली पीढ़ी पूछेगी
कि सिर्फ कारवां लूटने वाला जिम्मेवार नहीं होता है, कारवां लुटाने वाला भी जिम्मेवार होता है। और जब कारवां लुट रहा था तो आप क्या कर रहे थे? और मैं अपनी एक नादानी, अपनी एक बचपना आपसे साझा करता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त दूरदर्शन था, पूरे गांव में गिनती के पूरे मोहल्ले में 2 टीवी हुआ करते थे, और उस टीवी पे दोपहर को 2:30-3 बजे एक सीरियल आया करता था। उस सीरियल का नाम था युग, जिसके टाइटल सॉन्ग में कहता था युग बदला बदला हिंदुस्तान। जब वो सीरियल में देखता था, एक दिन बड़े भोलेपन से मैंने अपनी दादी को पूछा कि दादी, जब गांधी जी देश के लिए लड़ रहे थे तो दादाजी क्या कर रहे थे? और वो सवाल मुझे आज तक याद है, वो सवाल मुझे आज तक याद है। और मैं उस सवाल को याद करके ये सोचता हूं कि कल को आपकी नस्लें भी पूछेगी कि जब देश लुट रहा था तो हमारे घर वाले क्या कर रहे थे। आपको यह तय करना है, जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं, और जिनको देश बचाना है उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे यह आह्वान नहीं कर रहा हूं। आजादी का आंदोलन जिस पार्टी ने लीड किया है, आजादी के आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत के आधार पे जो संविधान की रचना हुई है, और उस मंत्रिमंडल की खासियत देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। वो इतने सहिष्णु थे कि उसी मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और आज एक आदमी बड़बोलेपन में खरीदे हुए मीडिया के सामने खड़ा होकर के कहता है कि आज की परिस्थिति होती तो संविधान नहीं लिखा जा सकता है। आज की परिस्थिति होती तो जो लोग संवैधानिक बात करने वाले लोग हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, आप यूएपीए लगा करके उनको जेलों में भर दिए होते। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के आजादी के आंदोलन का, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के संविधान का कि आप कहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने चाय बेची, हालांकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं। ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं रामदास बिस्मिल रशफाकुल्ला खान की दोस्ती। ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण क्या दलित, क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा, क्या महिला क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मुझे यह लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया हो और वो उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रह रहे हैं। टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं, कितने मुद्दे होते हैं। बिहार का चैनल देखते होंगे ना, बताइए कि बिहार के कितने मुद्दे, आपके जिले के मुद्दे, जिस चैनल को आप दिन रात देखते हैं। 300 रुपया कितना का रिचार्ज होता है सुशील भाई टीवी में? 399। 400 रुपया खर्च करके जो आप टीवी देख रहे हैं, वो जो आपका सिवान का टूटा हुआ पुल है, दिखाया है कोई चैनल? दिखाया है कोई चैनल? फिर जो आपका मुद्दा दिखाना बंद कर दिया है, आप उसको देखना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? क्या काम है भाई? अगर हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका काम है कि वो हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी समस्याओं के ऊपर समाधान लेकर के आए। टीवी में दिन रात मुर्गा लड़ाई चलता है। और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मुझे किसी विरासत से जोड़ना है
तो गांधी की विरासत से जोड़िए, मुझे गोडसेवादियों से मत जोड़िए। कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है। भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डनलप गद्दा पे लौटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85%, 15%, ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नंबर गिन रही थी। यह नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है, उसको कोरोना हो गया है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है। वो एक नंबर नहीं है। उस इंसान के भीतर भावनाएं हैं, उस इंसान का वजूद है, उस इंसान का इतिहास है, उस इंसान की विरासत है, उस इंसान की पहचान है। वो एक नंबर नहीं है। वोटों के इस खेल ने, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पे रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा। इस बात पे सहमति हुई थी। हमने जो संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार की, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। सबके वोट बराबर किए गए, महिला पुरुष के वोट बराबर किए गए। आप सब इस बात को जानते हैं। आज भी आपके और हमारे घरों में महिलाओं के अधिकार बराबर नहीं हुए हैं, लेकिन संविधान ने महिलाओं का अधिकार बराबर करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा वोट एक है और मेरी माता जी का वोट आधा है, उनका वोट भी एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे भैया का वोट एक है और मेरी दीदी का वोट आधा है। ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि चापलूसी से पद मिलता है, संघर्ष से अधिकार मिलता है। किसी भी सूरत में हमको संघर्ष नहीं भूलना है। और ये जो आज हमको मिला है, ये हमको लोगों की कुर्बानियों के बदौलत मिला है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा करता था, परोपकारी वृक्ष। परोपकारी वृक्ष की कहानी यह है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान एक आम का पेड़ लगा रहा था। तो एक नौजवान आदमी उससे पूछता है, करे साहब क्यों पेड़ लगा रहे हैं? आप तो मर जाएंगे, इसका फल भी नहीं खा पाएंगे। तो उस